नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने न सिर्फ भारत का संविधान लिखा, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए सामाजिक न्याय की एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। चलिए, उनकी जिंदगी को समझने के लिए उनके इसी एक बहुत ही हिम्मत वाले संकल्प से शुरुआत करते हैं। 1935 में दिया गया ये बयान, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि ये उस सामाजिक अन्याय के खिलाफ उनके पूरे जीवन के संघर्ष का निचोड़ था। तो उनके इस अविश्वसनीय सफर को हम 4 हिस्सों में देखेंगे, उनकी शुरुआती मुश्किलों से लेकर एक राष्ट्र के निर्माता बनने तक, और आखिर में उनकी उस विरासत तक जो आज भी हमारे साथ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन और शिक्षा की। ये वो दौर था जिसने उन अनुभवों को गढ़ा जिन्होंने उन्हें एक क्रांतिकारी विचारक बना दिया। एक महार परिवार में पैदा होने का मतलब था कि अंबेडकर ने बचपन से ही सामाजिक भेदभाव की कड़वी हकीकत को झेला। सोचिए, स्कूल में उन्हें सबसे अलग बिठाया जाता था। उन्हें उस कुएं से पानी पीने की भी इजाजत नहीं थी जिसे बाकी ऊंची जाति के लोग इस्तेमाल करते थे। यही वो अपमान थे जिन्होंने उनके अंदर बदलाव की एक आग जला दी। और कमाल की बात यह है कि इतनी सारी रुकावटों के बावजूद अंबेडकर सिर्फ सफल ही नहीं हुए, बल्कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई में वो मुकाम हासिल किया जो बहुतों के लिए एक सपना होता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दोनों से डॉक्टरेट की डिग्री, ये उनके जबरदस्त इरादों और उनकी बुद्धि का पक्का सबूत था। तो इतनी जबरदस्त पढ़ाई लिखाई के बाद अंबेडकर सिर्फ एक किताबी विद्वान बनकर तो नहीं रह सकते थे, है ना? जब वो भारत लौटे तो उन्होंने अपने ज्ञान को सामाजिक सुधार का एक हथियार बनाया। आइए देखते हैं कि उन्होंने उस वक्त के सिस्टम को कैसे चुनौती दी। ये जो टाइमलाइन है ना, ये अंबेडकर की बहुआयामी रणनीति को बहुत अच्छे से दिखाती है। उन्होंने मूक नायक जैसे अखबारों से दबे कुचले लोगों को आवाज दी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाकर समाज को जोड़ा, कालाराम मंदिर सत्याग्रह जैसे आंदोलनों से सीधे भेदभाव को चुनौती दी, और फिर स्वतंत्र लेबर पार्टी के साथ राजनीतिक ताकत भी बनाई। और यहीं पर हम उस दौर की सबसे बड़ी वैचारिक बहसों में से एक पर आते हैं, जाति के सवाल पर अंबेडकर और गांधी के बीच का फर्क। देखिए, अंबेडकर का साफ मानना था कि जाति व्यवस्था को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने दलितों के लिए एक अलग चुनावी सिस्टम यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की वकालत की, ताकि वो अपने नेता खुद चुन सकें। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी हिंदू धर्म के अंदर से ही सुधार चाहते थे, और उन्हें लगता था कि अलग चुनावी सिस्टम हिंदू समाज को और बांट देगा। तो इन गहरे मतभेदों का नतीजा 1932 में पूना पैक्ट के रूप में सामने आया। ये एक तरह का समझौता था। अंबेडकर को अलग निर्वाचक मंडल की अपनी मांग तो छोड़नी पड़ी, लेकिन इस पैक्ट ने दलितों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटें पक्की कर दीं, जिससे भारतीय राजनीति में उन्हें एक बहुत जरूरी आवाज मिली। अब हम अंबेडकर के जीवन के उस अध्याय पर आते हैं जिसने भारत पर सबसे गहरा और स्थायी असर छोड़ा। एक नए देश के वास्तुकार के रूप में उनकी भूमिका। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर अंबेडकर ने एक ऐसे दस्तावेज को आकार देने में सबसे अहम भूमिका निभाई जो नए भारत की नींव बनने वाला था। उन्होंने दिन रात एक करके पक्का किया कि संविधान हर नागरिक को मौलिक अधिकार दे, छुआछूत को खत्म करे और एक ऐसे समाज की नींव रखे जहां किसी की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत से हो। उनका विजन सिर्फ राजनीतिक सुधारों तक ही सीमित नहीं था। एक अर्थशास्त्री होने के नाते अंबेडकर का मानना था कि सामाजिक बराबरी के लिए आर्थिक बराबरी बहुत जरूरी है। उन्होंने बड़े बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की वकालत की, ताकि देश की दौलत कुछ ही हाथों में न रह जाए और विकास का फायदा हर किसी तक पहुंचे। शायद कोई और मुद्दा महिलाओं के अधिकारों के लिए अंबेडकर की प्रतिबद्धता को हिंदू कोड बिल की लड़ाई से बेहतर नहीं दिखाता। उन्होंने विरासत, शादी और तलाक जैसे मामलों में महिलाओं को बराबरी का हक देने की मांग की। इस बिल का इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि इसके पास न हो पाने की वजह से उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। यह दिखाता है कि वो अपने सिद्धांतों के लिए सत्ता तक छोड़ने को तैयार थे। चलिए, अब उनके जीवन के आखिरी लेकिन शायद सबसे बड़े बदलाव वाले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं और उस विरासत को देखते हैं जिसे वो हमारे लिए छोड़ गए। हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था से उनका पूरी तरह मोहभंग हो चुका था। उन्होंने दुनिया के कई धर्मों का गहराई से अध्ययन किया और आखिर में उन्हें बौद्ध धर्म में सुकून मिला, जिसे वो तर्क और समानता पर आधारित मानते थे। तो जो घोषणा उन्होंने 1935 में की थी, उसका नतीजा 20 साल बाद देखने को मिला, जब उन्होंने नागपुर में अपने लाखों समर्थकों के साथ
बौद्ध धर्म अपना लिया। ये आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक धर्म परिवर्तनों में से एक था, और ये उनकी मृत्यु से बस कुछ महीने पहले ही हुआ था। ये उनके जीवन भर के संघर्ष का एक शक्तिशाली अंत था। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि उनके निधन के पूरे 34 साल बाद 1990 में भारत ने आधिकारिक तौर पर उनके योगदान को पहचाना और उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये उनके विचारों की कभी न खत्म होने वाली ताकत का सबूत था। उनकी विरासत आज भी उनकी लिखी हुई किताबों में जिंदा है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और द बुद्धा एंड हिज धम्म जैसी किताबें आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाली नई पीढ़ियों को प्रेरणा देती हैं। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने रह जाता है, समानता, अर्थशास्त्र और धर्म पर अंबेडकर के विचार आज के भारत को किस तरह से आकार दे रहे हैं और आने वाले भविष्य के लिए वो कितने प्रासंगिक